एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। तो आज का हमारा एक टॉपिक था और कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे दो सब टॉपिक्स हैं, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। तो आओ देखो, यहाँ पे हमने पिछले क्लास में छोड़ा था, अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। देखो, after completing a brief account of sexual reproduction of flowering plants, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of flowering plants by asking the following question. इसके कहने का मतलब है कि जो हम हमारा चैप्टर अब खत्म होने की कगार पे है, तो इसके कहने का मतलब है कि जो हम फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो उसके बाद इतना सब पढ़ने के बाद हमारे लिए एक इसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को एनालाइज करना हमारे लिए वर्थ इट होगा, मतलब काम का होगा, विद द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे थोड़ा देख लेते हैं। देखो, हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक, और ये मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था ये सब क्वेश्चंस, तो आई होप तुमने अपनी एंड पे कोशिश की होगी। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अपना एंड पे कोशिश करते रहो, इंटरेक्टिव बनो, तभी थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे रखे थे पूरे। यहाँ पे ऑर्किड का एक ऐसा फ्रूट होता है जिसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स पाए जाते हैं। सिमिलरली कुछ ओरोब्रैकी में और रिस्ट्रिका में पैरासिटिक प्लांट्स ये होते हैं, तो उसमें भी टाइनी सीड्स पाए जाते हैं। तो आओ देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो 10 क्वेश्चंस है और ये दो 1.5। यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, और हमारे कुछ 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हें दिखाऊं मैं, हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये हम सारा जितना भी हम क्वेश्चन करेंगे सारा एनसीईआरटी का है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखो, इसमें पूछ रहा है कि एक एम्ब्रियो सैक में कितने एग्स होते हैं। तुम्हें यहाँ पे कितने एग दिखाई दे रहे हैं? ये जो तुम्हारा देखो, ये एम्ब्रियो सैक है, एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर का जो पार्ट होता है ना, इसके बाहर न्यूसेलस होता है, और इसके बाहर तुम्हारे इंटेगुमेंट्स होते हैं। ठीक है, इंटेगुमेंट तुम्हारा सीड कोट बना लेता है, न्यूसेलस तुम्हारा फूड रिजर बना लेता है, और यहाँ पे देखो जो पोलर न्यूक्लियाई है, इससे एक मेल गैमेट फ्यूज करके तुम्हारा एंडोस्पर्म बना लेता है। एंडोस्पर्म ही फूड रिजर में काम करता है। तो यहाँ पे तुम्हें एक एग दिख रहा है, 1 एग, सिंगल एग, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल, एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो सैक का मतलब होता है कि ये वाला जो पूरा, ये जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसे हम बोलते हैं पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक। ये वाला स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होगा। देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है ना तुम्हारा, येलो से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये तुम्हारा सिंगल एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, ये तुम्हारे इंटेगुमेंट्स हो गए, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, हाइलम। ठीक है, आते हैं फिर अपने नेक्स्ट, इसका भी आंसर हो जाएगा 1, सिंगल। तो ये एनसीईआरटी के बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आज का हमारा लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है, तो आराम से करना, क्वेश्चन हमारे इसी लेक्चर से हो जाएंगे। ठीक है, हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच ओवरी, इन एन ओवरी। ओके, तो देखो हमने पढ़ा था प्लेसेंटेशन वाला, मैंने बताया था ना कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लेसेंटा। इसके बेसिस पे हमारे पास 5 होते थे, जिसका मैंने एक ट्रिक बताया था, मैप एफबी याद है तुम्हें? मैप, अगर तुमने नहीं देखा तो जाओ सर्च करो मेरे चैनल पे, उमंग बायो क्लासेस पे, तुम्हें मिल जाएगा प्लेसेंटेशन वाला लेक्चर। मैप एफबी करके मैंने बताया था, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल, ये वाला एक एक्स्ट्रा, इसे मत याद रखना, एनसीईआरटी में सिर्फ 5 ही दे रखा है। ठीक है, तो मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल, मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ, इन पांचों का एग्जांपल बताओ। पी किस में होगा, मस्टर्ड किस में होगा, डायंथस किस में होगा, लेमन किस में होगा, सिट्रस किस में होगा, सनफ्लावर किस में होगा, मैरीगोल्ड किस में होगा। ठीक है, तो ये कुछ मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिए, तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन ए टिपिकल फ्लावर। देखो, ये हमारा बेसिकली डिपेंड करता है, ये ओवरी वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारा डिपेंड करता है कार्पेल पे। ये जो तुम कार्पल दिख रहे हो ना, अगर मल्टी कार्पलरी हुआ तो बहुत सारी ओवरीज होंगी, ऑब्वियस सी बात है। कार्पल में आता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो अगर मल्टी कार्पलरी हुआ तो वो बहुत सारी ओवरीज आएंगी। तो यहाँ पे ना देखो, 1 मे बी वेरिएबल, 1 हो सकता है, टिपिकल फ्लावर में 1 होता है।
इन अ टिपिकल फ्लावर पूछ रहा है ना, टिपिकल फ्लावर में 1 होता है। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो उसमें, अगर मल्टी कार्पेलरी वाला मैं बता रहा हूँ ना, अगर वो आ गया तो उसमें बहुत सारी ओवरीज एक से ज्यादा पाई जाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन अ ट्री, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। जाओ काउंट करो, जाओ काउंट करो, देखो यहाँ पे तुम्हें मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसमें कर लो काउंट। तो इसका कोई डायरेक्टली इसका कोई हमारे पास प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे हम। देखो, फ्लावर नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉइल क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द स्पीसीज ऑफ प्लांट। ये हमारी सॉइल के क्वालिटी पे, कैसा हमारा सॉइल है, न्यूट्रिएंट्स उसको कितने अवेलेबल हो पा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स उसे कितने अवेलेबल हो पा रहे हैं, उस पर, सॉइल की क्वालिटी पे, और हमारा जो स्पीसीज के, मतलब अलग अलग स्पीसीज के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। ये हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कितने, किसमें कितना फ्लावर आएगा, ये सब उसके इन्वायरमेंट पे क्या बोलते हैं कि डिपेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये तुम्हारा फ्लावर, अब इसमें तुम काउंट कर लो कितना फ्लावर तुम काउंट करोगे, करो, दिन भर बैठ के लगाओ, नीट की पढ़ाई कर लो, बोर्ड्स की पढ़ाई कर लो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हो उसकी कर लो। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैन यू थिंक सम ऑफ प्लांट्स इन विच फ्रूट्स कैन कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड, ये हमारा ऑर्किड में हो जाएगा। और टाइनी सीड का पूछे तो ऑर्किड हमारा बेस्ट एग्जांपल है। और ओरोब्रैकी एंड एस्ट्रिगा, ये मैंने बताया था, हाँ यहाँ पे लिखा तो है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, उसको मैंने क्वेश्चन में बना दिया। ये क्वेश्चन ही पूछा था बट आंसर इसका उसने दे रखा था, तो मैंने क्वेश्चन में ही बना दिया, ठीक है। तो ऑर्किड हमारी ऐसी कैटेगरी है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स पाए जाते हैं। सिमिलर ओरोबैंकी और एस्ट्रिगा में भी, ठीक है। हैव यू सीन टाइनी फ्रूट ऑफ फाइकस, देखो फाइकस हमारा पूरे बायो में और नीट के लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है, तो इसके बारे में जितनी तुम जानकारी ले सको वो ले लेना, ठीक है। ये हमारे फाइकस के सीड हैं, ठीक है, टाइनी सीड्स। ये उसने बोला था कि देखे हो, तो देखे होगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो देख लो। हाउ लार्ज इज ट्री ऑफ फाइकस डेवलप्ड फ्रॉम दैट ऑफ टाइनी सीड, देखो एक टाइनी सीड जो मैंने अभी दिखाया ना, छोटी, टाइनी मतलब होता है छोटा, छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है, समझे। देखो यहाँ पे इतना छोटा सीड है ना, तो इससे कितना बड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि छोटे से सीड से कितना बड़ा प्लांट हो सकता है, तो अप टू 30 फीट, अराउंड 30 फीट ये होता है। बट इसके क्या बोलते हैं कि जो साइज होता है ट्री का वो वेरिएबल होता है, जबकि इसका जो फाइकस का सीड है वो जनरली 1.5 mm होता है। 1.5 mm 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होता है, उसका 1.5 मतलब 2 mm भी नहीं होता है। हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड, 850, हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड्स डज द फाइकस ट्री प्रोड्यूस, देखो फाइकस पे एनसीईआरटी, ये सारा एनसीईआरटी का है, मेरा कुछ नहीं है, आंसर्स मेरे हैं बस। बॉटनिकल नेम ऑफ फाइकस का ये याद रखना, फाइकस बेंजामिना, ये पूछता है। स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फैमिली मोरेसी फैमिली का ये है। अगेन क्वेश्चन, इट्स 30 मीटर टॉल एंड नेचुरल कंडीशन, ब्राइटली सन कंडीशन बेस्ट फॉर, देखो नेचुरल कंडीशन में 30 मीटर लंबा होता है, ये हमारे काम का नहीं है। ब्राइट सनी कंडीशन में ये ग्रो मैक्सिमम करता है, ये भी हमारे काम का नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए। इट रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटरिंग इन समर, समर में इसे कुछ मीडियम लेवल का वाटर चाहिए होता है, जो हमें देना होता है इस प्लांट को, अपने आप से ग्रो, मतलब क्या बोलते हैं ना कि जनरली इस प्लांट को वाटर की उतनी नीड नहीं होती है, बट समर में इसे थोड़ी मीडियम लेवल की नीड हो जाती है, ठीक है। इट्स फ्रूट आर एडिबल, इसे हम खा सकते हैं, फाइकस के हम जो फ्रूट्स होते हैं उसे हम खा सकते हैं। बट द प्लांट इज नॉट ग्रोन एज फॉर फ्रूट यूजुअल, बट इसका मोटिव ये नहीं होता है, इसका जो बोलते हैं लक्ष्य जो होता है वो फ्रूट देना नहीं होता, बट इसके फ्रूट को हम खा सकते हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर है अराउंड 850 बिलियन सीड्स डू ईच फाइकस ट्री प्रोड्यूस। 850 बिलियन, समझ रहे हो ना, 850 बिलियन का जो सीड्स होते हैं वो एक फाइकस का ट्री प्रोड्यूस करता है। देखो ये छोटे छोटे टाइनी सीड, ये हमारे होगा। कैन यू इमेजिन अनदर एग्जांपल इन विच सच अ टाइनी सीड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ बायोमास ओवर द इयर्स, हाँ हमारा यूकेलिप्टस है, मोन्टीजिया है, तो ये हमारा यूकेलिप्टस का सीड है, देख सकते हो छोटा सीड ये भी है। बनियान ट्री इज अ गैंगेटिक ट्री दैट कैन रीच अप टू
जिंगेटिक बोलो, गैंगेटिक बोलो, इसका जेंट, जेंट सुने हो? जेंट मतलब एक तरह से बोल सकते हो राक्षस, बहुत बड़ा राक्षस। जेंट मतलब विशाल, विशाल इन द सेंस बहुत बड़ा। मैं राक्षस उसे बोलता हूँ, बोलता हूँ। तो इसका जो तुम्हारा है बनियान ट्री, ये 100 फीट तक जाता है और इसका एज भी बहुत लंबे टाइम तक होता है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, आई थिंक 300 ईयर के आसपास इसका वो होता है लाइफ स्पैन, ठीक है, इस ट्री का। ये तुम्हारा पहला चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ये दे रखा है, या फिर 250 से 300, मतलब इसी रेंज में होता है, ज़्यादा होता है कहने का मतलब। एपोमिक्सिस, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक आ रहा है। हमने एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चंस कर लिए, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक आ रहा है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। आओ देखते हैं ये इन सब का मतलब क्या है। ये एपोमिक्सिस क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है। Although seeds in general are the product of fertilization, a few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization। देखो यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे हम बोलते हैं एपोमिक्सिस, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, ठीक है। यहाँ पे इसने क्वेश्चन भी दे रखा है, देखो जब हमारा मोनोकॉट्स, बेसिकली ग्रास मोनोकॉट्स में आते हैं, तो जब हमारा क्या होता है कि ग्रास कुछ ऐसे एडाप्टेशन मतलब कुछ ऐसे मैकेनिज्म अपने अंदर इवॉल्व करते हैं थ्रू द टाइम पीरियड कि जैसे ना उसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के वो सीड बना लेते हैं, समझ रहे हो। सीड कैसे बनता है, ओव्यूल इनटू सीड, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इनटू सीड, ठीक है। सीड का दूसरा नाम ये है फर्टिलाइज ओव्यूल। तो बिना फर्टिलाइजेशन के भी वो सीड बना लेते हैं, तो एक अच्छी टेक्निक है जो अडाप्ट किए हैं ये लोग, ये प्लांट्स। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। और फ्रूट, ओवरी फ्रूट में फर्टिलाइज्ड ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, बिना फर्टिलाइजेशन की जब ओवरी फ्रूट में जाएगी तो उसे हम बोलेंगे पार्थेनोकार्पी, ठीक है। चलो तुम कमेंट में बताओ, मैंने पिछली क्लास में ये डिस्कस किया था पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में डिफरेंस क्या है, कमेंट करो। मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से किया है। ये एनसीईआरटी में इसका डिफरेंस उस चैप्टर में नहीं है, बट मैंने किया है, तो तुम्हें कमेंट करना है, ठीक है। Thus apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे एपोमिक्सिस में सीड बन रहा है, तो सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बनता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो एपोमिक्सिस है वो है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे मेल और गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, जाइगोट नहीं बन रहा है। तो बेसिकली ये मिमिक करता है, मिमिक इन द सेंस कि उसकी नकल करता है, ठीक है। There are several ways of development of apomictic seed. In some species, the diploid egg is formed without reductional division and develop into embryo without fertilization। देखो क्या होता है कि हमें इतना पता है कि जो डिप्लॉइड एग सेल होती है वो मियोसिस करके हैप्लॉइड मेल गैमेट बनाती है, हैप्लॉइड गैमेट बनाती है, उसके बाद फ्यूजन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर उसके आगे फर्दर अपना जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से अपना ऑर्गेनिज्म बनता है। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि वो मियोटिक डिवीजन नहीं करती, रिडक्शनल डिवीजन लिखा है मतलब मियोटिक डिवीजन हो गया, ठीक है। रिडक्शनल का मतलब हो गया मियोसिस। यहाँ पे तुम एक चीज का ध्यान रखना, मियोसिस। रिडक्शनल का मतलब हो जाता है तुम्हारा मियोसिस। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमारा, जब मैं वीडियो ये एडिट करूंगा तो यहाँ पे हमारा दिखाई नहीं देगा, तो इस वजह से मैं इसे थोड़ा दूर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन देख रहे हो तुम, रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस। चलो मैंने बता दिया, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मियोसिस, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो तुम समझ जाना कि रिडक्शनल डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं और इक्वेशनल डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2n = 2n रह जाता है और मियोसिस में 2n से n हो जाता है उसका क्रोमोसोम का कंसंट्रेशन। देखो व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कार्ड, यहाँ पे एनसीईआरटी ने तुमसे क्वेश्चन दे रखा है, ग्रीन वाला मैंने अपने ओर से आंसर लिख रखा है यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। तुम्हें कमेंट करना है पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में डिफरेंस, ठीक है। 10 एपोमिक्सिस ये फॉर्म ऑफ हो गया। देयर आर सेवरल ट्री, हमारा भी हो गया, ये यहाँ तक हमारा हो गया। द डेवलपमेंट ऑफ एग इज फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ, तो एपोमिक्टिक जो सीड्स होते हैं उन्होंने एडाप्टेशन कर रखा है कि बिना मियोसिस के भी वो सीड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। मोर ऑफन इन सिट्रस एंड मैंगो, एग्जांपल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेराइटी ऑफ सम
nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryo. क्या होता है ना कि जो embryo sac को surrounding cells होती है वो न्यूसेलस होता है ना, न्यूसेलस, तो वो क्या करता है कि एम्ब्रियो सेक को प्रोट्यूड करता है, मतलब तोड़ के कुछ अंदर आ जाता है और एम्ब्रियो के जैसे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। समझो बात को। जो हमारा न्यूसेलस था ना, न्यूसेलस एम्ब्रियो सेक के 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक अपरेटस, पूरा एक सेल था ना, एक बड़ा सा, अभी हमने डिस्कस किया है। तो उसके बाहर जो इंटेगुमेंट्स के अंदर वाली जो न्यूसेलस सेल्स थी वो क्या करती है ना, कभी कभी एम्ब्रियो सेक के अंदर आ जाती हैं और एम्ब्रियो बनाने लगती हैं, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में वो यूज होने लगती हैं। इन सब स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियोज। देखो इन सब स्पीसीज में एक ओव्यूल के पास बहुत सारे एम्ब्रियोज हो जाएंगे। अभी हमने पढ़ा था ना कि एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो होता है जनरली, बट यहाँ पे क्या होगा कि इन एक्सेप्शन देखो हर जगह होता है। एक्सेप्शन बायो में, बायो का दूसरा नाम ही एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पे हर जगह पे एक्सेप्शन होगा, यहाँ पे बहुत कम ही ऐसा तुम्हें टॉपिक दिखाई देगा जहाँ पे एक्सेप्शन ना हो, नहीं तो मोस्ट ऑफ द जगह पे एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे इन सब स्पीसीज में जहाँ पे न्यूसेलस से ही एम्ब्रियो बन जाता है उसमें एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज हो जाएंगे, ठीक है। Occurrence of more than one embryo in seed is referred as polyembryony। हमारा टॉपिक ये है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो हम पॉलीएम्ब्रियोनी को पढ़ रहे हैं। देखो पहला तो एम्ब्रियो बनेगा एग सेल से मेल गैमेट फ्यूज करके, वो जाइगोट बना के एम्ब्रियो बनेगा। दूसरा एम्ब्रियो बनेगा न्यूसेलर सेल प्रोट्यूड, मतलब तोड़ करके अंदर आ जाएंगी सेंट्रल सेल के एम्ब्रियो सेक के। तुम एम्ब्रियो सेक समझो, एम्ब्रियो सेक को ही हम सेंट्रल सेल वाला हिस्सा बोलते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है वो। तो तुम इतना समझो कि एम्ब्रियो सेल के अंदर तोड़ करके न्यूसेलस सेल आ जाती है, वहां से एम्ब्रियो डेवलप कर लेती है न्यूसेलस सेल ही। तो वहां से एम्ब्रियो बना और तुम्हारा ये जो एग सेल से मेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं वहां से एम्ब्रियो बन गया। तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन गया, इसका मतलब वो पॉली एम्ब्रियोनी हो गया। टेक आउट सम सीड एंड ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम। और तुम ऑरेंज का सीड लेना और उसे स्क्वीज करना। स्क्वीज मतलब दबा करके उसको तोड़ देना, ठीक है। ऑब्जर्व द मेनी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ ईच सीड। तुमको हर सीड में से तुम्हें अलग अलग शेप और साइज देखने को मिलेंगे, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इन ईच सीड। व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमेक्टिक एम्ब्रियोज? कैन दे बी कॉल्ड क्लोन्स? बिल्कुल क्लोन्स होंगे। देखो अकरेंस ऑफ मोर देन वन सीड इज रेफर्ड टू एज पॉलीएम्ब्रियोनी। नंबर, तुम्हें नंबर काउंट करना है कि वो मतलब कितने एम्ब्रियोज उसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा उसका है तुम्हारे लिए, जो एनसीईआरटी ने ये दे रखा है ना एक्सपेरिमेंट। तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट अगर तुम क्लास 12th में हो, स्कूल में हो, तो अपने टीचर से बोलना कि ये सब करवाए। नहीं करवाइए तो उसमें मेरी कोई वो नहीं है, बट यू शुड आस्क योर टीचर, ठीक है। अपने टीचर से जरूर पूछना और बोलना कि मैम सर जो भी हैं, जो भी पढ़ाते हैं, उनसे बोलना कि ये वाला एक्सपेरिमेंट हमें करके देखना है। माइक्रोस्कोप तुम्हारे स्कूल में होगा तो आराम से तुम कोई भी एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी का कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा माइंड जो है ना वो कैप्चर बहुत ज्यादा कर लेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने इसके आंसर पे, जेनेटिक नेचर पे। ये तुम्हारा एनसीईआरटी में इतना नहीं है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, बट ये नहीं है, ठीक है। Due to absence of fertilization in them, the embryos have exact copy of large number of genetic material similar to parent organism. These embryos are called apomictic embryos, which are genetically similar, and yes, they can be called clone due to resemblance of genetic makeup. देखो इसके कहने का ये मतलब है ना कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही तुम्हारा ये एम्ब्रियोज बन रहे हैं। पूछ रहा है ना कि एपोमिक्टिक एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन की सीड बन जा रहा है, एपोमिक्टिक बिना फर्टिलाइजेशन के तुम्हारा एम्ब्रियो बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी न्यूसेलस से बिना फर्टिलाइजेशन के ही तो बन रहा है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि कहाँ से आ जा रहा है, तो न्यूसेलस जो अपना डेवलप कर ले रहा है एक अपरेटस में आकर के, सॉरी एम्ब्रियो सैक में आकर के, न्यूसेलस के सेल्स जब एम्ब्रियो में डेवलप हो जा रहे हैं, समझ रहे हो। एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो सैक है तुम्हारा, पूरा एक एम्ब्रियो सैक गोला वाला हिस्सा, उसमें न्यूसेलस के सेल्स आ जा रहे हैं और न्यूसेलस के सेल्स एम्ब्रियो में डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो इसे हम एपोमिक्टिक बोल देंगे, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। तो यहाँ पे देखो जैसे तुम्हारा पेरेंट होगा, क्लोन्स मैंने बताया था ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो यहाँ पे जैसे तुम्हारा पेरेंट बॉडी होगा, पेरेंट का जितना जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा सेम टू सेम वैसे ही ऑफस्प्रिंग का होगा। और ऐसे रिप्रोडक्शन में जो हमारे ऑफस्प्रिंग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लोन्स। और अगर एक सिंगल ऑफस्प्रिंग की बात करें तो उसे हम बोलते हैं रैबिट। ये सारा का सारा मैंने रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में बता रखा है।
तो अगर तुम पूरा पढ़ते आ रहे हो तो तुम्हें पता होगा, नहीं पढ़ते आ रहे हो तो जा करके एक बार देख लो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ सारे टॉपिक्स, तो देख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया इस स्लाइड के बाद, क्योंकि देखो चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हें लग रहा हो कि ये बताया नहीं। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल hybrid varieties of several of our fruits, vegetables, crops are being extensively cultivated। देखो एक हाइब्रिड वैरायटी होती है, क्या होता है ना, हाइब्रिड वो चीज होता है ना, जैसे मान लो कोई टोमेटो है या कोई भी एक फ्रूट ले लो, कोई एक वेजिटेबल्स ले लो, कुछ भी ले लो, तुम एनिमल्स भी ले सकते हो। हाइब्रिड का मतलब ये होता है ना कि वो उसकी क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, चाहे वो फिजिकल क्वालिटी हो या फिर उसके मतलब जो रेजिस्टेंट हो सके वो वाली क्वालिटी हो। तो क्या होता है, जैसे मान लो एक कोई टोमेटो का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो कोई टोमेटो है जो स्वाद में टेस्ट में बहुत अच्छा है, और कोई टोमेटो है जिसकी सर्वाइवल वाली जो रेंज है कि वो ज़्यादा दिन तक, मतलब देखते हो ना टमाटर को कुछ दिन के बाद गीला गीला, मतलब क्या उसे बोलते, ढीला हो जाता है। अब वैसे ही मुझे पता है तो मैं बता रहा हूँ, तो कुछ टाइम के बाद टमाटर थोड़ा ढीला ढीला हो जाता है। तो जैसे मान लो किसी का टेस्ट अच्छा है और कोई लंबे समय तक टाइट रह रहा है जैसे अपने ओरिजिनल स्टेट में, तो इन दोनों को जब हम इसके कैरेक्टर्स को हम क्रॉस कराएंगे ना, तो उसमें से एक वैरायटी क्रॉस कराएंगे तो मैक्सिमम वैरायटीज आएंगी, उसमें से किसी एक वैरायटी को हम देखेंगे कि ये हमारी वैरायटी हमारे हिसाब से है, तो उस वैरायटी को हम फर्दर अपना रिप्रोडक्शन कराते रहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, नहीं तो वेरिएशंस आ जाएंगे फिर, और अपना दिक्कत आ जाएगा, हाइब्रिड हमारा टूट जाएगा। तो क्या होता है कि उसको हम हाइब्रिड कराते कराते एक हमारे पास एक बेस्ट क्वालिटी का एक टोमेटो आ जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड टोमेटो आजकल मार्केट में भी मिलते हैं, थोड़े महंगे मिलते हैं। तो देखो कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रिमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखो ये हाइब्रिड में हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, और जो हाइब्रिड वैरायटी होती है हमारी फूड के, वेजिटेबल्स की, वो हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा अब कल्टीवेट हो रही है, मतलब उसे हम कल्टीवेट कर रहे हैं। कल्टीवेट का मतलब होता है कि उगा रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड हैव टू प्रोड्यूस एवरी ईयर। देखो इसमें एक डिसएडवांटेज है कि इन्हें हर साल बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया और उसे फिर छोड़ दिया खेत में ले जा करके तो वो हाइब्रिड ही बनाएगा, ऐसा नहीं होता है, उसे हमें हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है। If the seeds collected from hybrid are sown, the plants in the progeny will be segregated and do not maintain hybrid character। वही बोल रहा है कि अगर गलती से भी हमने इसमें थोड़ी सी भी इम्प्योरिटीज कहीं से आ गई तो हमारा जो हाइब्रिड का कैरेक्टर है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और हमें जो हमारा रिजल्ट था, इतनी मेहनत थी, वो बेकार चली जाएगी, और हमारा हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन नहीं रह पाएगा। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली एंड कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर। देखो हमारे किसान, बड़े दुख की बात है कि हमारे इंडिया में अबाउट 65% जो फार्मर्स हैं, तो वो उसमें से बहुत मोस्ट ऑफ द फार्मर्स बहुत पुअर हैं, तो उनके पास इतनी ये जो हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी है बहुत कॉस्टली होती है, तो वो उसे क्या बोलते हैं कि नहीं कर सकते भाई, अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी हाई, मतलब क्या बोलते हैं कि एक्सपेंसिव प्रोसेस को, तो हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वही रिलेट रखा है कि हमारे फार्मर्स के लिए बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। इफ दिस हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमिक्टिक देयर इज नो सेग्रीगेशन कैरेक्टर्स ऑफ द हाइब्रिड प्रोजेन। देखो एपोमिक्टिक बिना फर्टिलाइजेशन के अगर हम इसे करा दिए तो हमारे पास कोई भी सेग्रीगेशन मतलब अलग होना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारे मेंडल जी ने दिया था, इसे हम देख जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स एंड वेरिएशन, उसमें हम इसे देखेंगे कि सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट क्या होता है। बस इतना समझ लो कि जो क्रोमोसोम्स होता है ना वो आपस में सेग्रीगेट कर देता है, मतलब अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एपोमिक्टिक में हमारा ये वाला जो मेन फैक्टर है कि सेग्रीगेशन हो जाएगा, कैरेक्टर्स अलग हो जाएंगे, तो ये हमारा पूरा खत्म हो जाता है सेग्रीगेशन वाला दिक्कत। और then the farmers can keep on using hybrid seed to raise new crop years after year and he does not have to buy hybrid seeds everywhere। तो यहाँ से हम अगर एपोमिक्टिक सीड को यूज करते हैं, इस मेथड्स को यूज करते हैं, तो फार्मर को हर साल हाइब्रिड सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, लो कॉस्ट का होगा, तो हर साल प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये एक अच्छी टेक्निक है जो प्लांट्स ने इवॉल्व करी थी, साइंटिस्ट इस पे काम करते रहते हैं, तो हमारे लिए ही बेनिफिशियल होता है, ठीक है।
Because of the importance of apomixis in hybrid seed industry, active research is going on mainly in laboratory around the world to understand the genetics of apomixis and transfer apomixis gene into hybrid variety. देखो ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में इस पे काम चल रहा है, बहुत सारी लेबोरेटरीज में इस पे काम चल रहा है। और आगे प्रोसेस में ये है कि जो हाइब्रिड के जीन्स हैं, एपोमिक्टिक के जो जीन्स हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स में तो ये हो रहा है, तो एपोमिक्टिस के जीन को आइडेंटिफाई करना और इसे हाइब्रिड वैरायटी में डाल देना, ताकि हमारा ये जो दिक्कत है ना कि हम बार बार हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है सीड, ये वाली दिक्कत हमारी खत्म ही हो जाए, वो उस प्लांट के जैसे अंदर ही आ जाए कि हाँ मुझे बिना फर्टिलाइजेशन के ही अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, ठीक है, सीड प्रोड्यूस करना। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। इसी के साथ हमारा चैप्टर एक कंप्लीट होता है। मंडे से हमारी नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक चीज मैं बताऊंगा, अभी जो हमारा लेक्चर है वो 12 बजे दोपहर में रिलीज होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो रात के 8 बजे हमारा शेड्यूल होगा। मैंने शेड्यूल कर दिया है, अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, उसके 4 दिन पहले ही मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मेल वाला जितना भी पार्ट था वो बना करके प्रीमियर पे लगा दिया है। तो वो 11-12 तारीख वाला पूरा प्रीमियर पे लग चुका है, तो 8 बजे वो प्रीमियर होगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।